Hello, student. This is Jitendra Verma here, and we are taking the next part. After just we have seen in the previous video about the drawbacks and shortcomings of a VBT. In this part, we will discuss about CFT. This is an important and significant theory. देखो बच्चों, आज के इस पार्ट के अंदर हम जो बात करेंगे, वो बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में. तो देखो कुछ बातें इसके बारे में बताते हैं, कुछ मेन पोस्टुलेट्स बताते हैं. देखो, दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हैंस बेथ इन 1929 एंड जॉन वॉन ब्लैक इन 1932. अब देखो वीबीटी जो थी, ध्यान से सुनना मेरी बात को. वीबीटी इज गिवन एम्फासिस ऑन मेटल लाइगेंड. जो बॉन्ड थी उसके बारे में ज्यादातर वो जो फोकस कर रही थी वो ये कर रही थी कि इसके बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यानी कोवलेंट, एक प्रकार से कोवलेंट का ही टाइप है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है. लेकिन अकॉर्डिंग टू सीएफटी, मेटल लाइगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक अराइजिंग प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड. देखो बच्चों, पेन और कॉपी लेके बैठना ताकि आप नोट्स बना सको. छुट्टियों का टाइम चल रहा है और इसका एडवांटेज लीजिए कि देखो सीएफटी के अनुसार मेटल और लाइगेंड जो बॉन्ड थी वो कैसे है. देखो वीबीटी तो मेटल और लाइगेंड बॉन्ड को प्योरली जो एम्फासिस देती है वो कोऑर्डिनेट या कोवलेंट बॉन्ड पे देती है, और सीएफटी जो देती है वो ये कहती है कि मेटल और लाइगेंड का जो बॉन्ड है एक्चुअल में दैट इज आयनिक. इट अराइजेस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड. केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य बनने वाला बंध आयनिक होता है, जो कि केंद्रीय धातु आयन व लिगेंड के मध्य स्थिर विद्युत अन्योन्य क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है. तो देखो ये नेक्स्ट पोस्टुलेट है. हमने सबसे पहले ये पोस्टुलेट पढ़ा कि भाई सीएफटी कहती क्या है. तो सीएफटी कहती क्या है, ये बात आपको समझ में आई होगी. अब दूसरी चीज देखिए नेक्स्ट. सीएफटी गिव्स एक्चुअली सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन अबाउट मेटल लाइगेंड बॉन्ड के बारे में, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन गिवन बाय सीएफटी. अब देखो नेक्स्ट पोस्टुलेट देखिए इसे. It assumes ligand and center metal atom as a point charges. तो देखो एक बात ध्यान से सुनो कि जो CFT ने क्या किया कि धातु आयन तथा उसे घेरे हुए लिगेंड को एक आवेश बिंदु माना है, पॉइंट चार्ज माना है. पॉइंट चार्ज हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी हो सकता है, उसके मध्य जो इंटरेक्शन होता है उसी के फलस्वरूप हमारे पास क्या होता है, आयनिक बॉन्ड अराइजेस होता है. तो देखिए नेक्स्ट अपने चलते हैं आगे. अब जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि सर आपने बताया कि मेटल और लाइगेंड के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है जैसे आयंस के अंदर होता है. बिल्कुल सेम अगर हम देखें कि सर इट बिहेव्स एज ए पॉजिटिव, ये हमारे पास नेगेटिव, ये तो बिल्कुल सर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जैसे क्रिस्टल के अंदर होते हैं, हमारे सॉलिड स्टेट के अंदर हम पढ़ते हैं, तो बिल्कुल वैसा है. इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, द आयनिक इंटरेक्शन इज सिमिलर टू द क्रिस्टल, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. पहले तो ये मतलब समझो कि सर ये इसमें जो आयनिक इंटरेक्शन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बता रहे हो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे क्रिस्टल्स के अंदर होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अब देखो नेक्स्ट देखिए. अकॉर्डिंग टू सीएफटी ऑल द 5d ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी, दे आर डीजनरेट. तो देखो बच्चों एक चीज को हमेशा ध्यान रखो, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज डीजनरेट या व्हाट इज, ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं डीजनरेसी. अब पहली चीज तो ये समझ आनी चाहिए कि डीजनरेट होता क्या, कि देखो हमारे पास जो पांचों डी कक्षक है जैसे 1 2 3 4, इनकी एनर्जी, इनका ऊर्जा स्तर क्या होता है, सेम होता है. इस सेम ऊर्जा स्तर को ही हम क्या कहते हैं सर, डीजनरेट ऑर्बिटल्स है. ऑल ऑर्बिटल्स आर हैविंग इक्वल एनर्जी एंड द प्रॉपर्टी एंड द कांसेप्ट इज नोन एज अ डीजनरेसी. हिंदी में इसको समभ्रंशता कहते हैं. समभ्रंशता मतलब देखो, और ये जो डीजनरेसी है तब तक मेंटेन रहती है जब तक if the negative charge present around the central metal atom is ion form a symmetrical field. और ये आसपास एक सिमेट्रिकल, देखो ये मेंटेन रहती है कि एक तरह से नेगेटिव चार्ज पूरा मेंटेन रहे मेटल आयन के चारों तरफ. लेकिन अगर हम ये देखें, जब तक धातु परमाणु आयन के चारों ओर ऋणावेश का एक गोलीय सममित क्षेत्र रहता है, जैसे कोई भी हमारे पास, जैसे अगर कोई मुझे हम ये कहें कि सर दोनों तरफ अगर एक सिमेट्रिकल हमारे पास चारों ओर एक ऋणावेश का गोलीय सममित क्षेत्र रहता है, अगर ये तब तक डीजनरेसी बरकरार रहेगी जब तक कोई दूसरा लिगेंड, कोई भी जैसे कोई लिगेंड इसके ऊपर अटैक करे और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो अनइक्वल एसिमेट्री डेवलप होगी, और एसिमेट्री जब डेवलप होगी तभी क्या होगी सर, डीजनरेसी खत्म हो जाएगी. तो देखो कुछ बातें समझना और समझने का प्रयास, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना. देखो परमाणु आयन के चारों ओर ऋणावेश का एक गोलीय सममित क्षेत्र रहता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. किसी संकुल में जब ये ऋणावेश क्षेत्र लिगेंड के कारण ऋणाई या किसी द्विध्रुव अणु का ऋणात्मक भाग जैसे NH3 है, तो ये डीजनरेसी क्या होता है सर, ये जो हमारे पास सिमेट्रिकल जो क्रिस्टल फील्ड है आप जो बता रहे हो उसकी अपभ्रंशता या समभ्रंशता. देखो समभ्रंशता, कई जगह आपको कई वर्ड मिलेगा समभ्रंशता. इसका मतलब क्या होता है कि सर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी इक्वल एनर्जी 1 2 3 4 1 2 3 4 5,
लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लाइगेंड व्हिच मे बी एनायन और पोलर मॉलिक्यूल जैसे H2 और नेगेटिव एंड्स टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल आयन, द फील्ड इज नो लॉन्गर इज सिमेट्रिकल एज द रिजल्ट ऑफ व्हिच डीजेनरेसी स्प्लिट, और इनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है। ये दो ऊर्जा स्तर में टूट जाते हैं। कौन से ऊर्जा स्तर में टूटते हैं, क्या है? तो देखो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, सीएफटी के अंदर जो निकल कर आई कि सर एक तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की बात करता है, दूसरा एक चीज और सुन लो, सीएफटी एक्सप्लेन्स स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल्स। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है सर? डी ऑर्बिटल की बात करता है। स्प्लिटिंग कहां बात कर रहा है सर? क्रिस्टल क्षेत्र जो विपाटन होता है वो सिर्फ और सिर्फ डी कक्षकों के अंदर बात कर रहा है। दूसरा, थोड़ा सा अगर हम इसका एडवांटेज देखें और वीबीटी, तो ये गिव्स एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट। कौन दे रहा था भाई एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? चुंबकीय आघूर्ण के बारे में कौन एग्जैक्ट बता रहा था? सीएफटी। देखो सीएफटी के पोस्टुलेट ध्यान रखो सर। सीएफटी के बोले से पॉइंट चार्ज मानता है, वो सारी चीज अपन ने देख ली सर। सम्मित रहता है, समभ्रंशता रहती है। एक नंबर क्वेश्चन आता है कई बार, समभ्रंशता क्या होती है? व्हाट इज द डीजनरेट ऑर्बिटल्स? व्हाट इज, देखो डीजनरेट तब तक ही रहता है जब तक हमारे पास एक नेगेटिव फील्ड रहे, लेकिन अगर हमारे पास कोई एनाइन और एनाइन पोलर मॉलिक्यूल जैसे H2 NH3 नेगेटिव एंड टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल आता है तो ये सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, डीजनरेसी स्प्लिट हो जाएगी। अब देखो, अब स्प्लिटिंग कैसे होगी? देखो कुछ बातों को नोट करना, साथ साथ मेरे साथ साथ इसको लिखते रहो। डीजनरेसी तो आपको समझ में आ गई होगी सर, डी ऑर्बिटल है, इसमें इक्वल एनर्जी आपने बात कही सर। ये डीजनरेसी एक गोलीय सममित क्षेत्र रहता है। ये गोलीय सममित क्षेत्र तब तक रहता है जब तक इसके पास कोई भी अगर नेगेटिव और ये आता है तो उसके बाद एसिमेट्री हो जाती है, इसकी समभ्रंशता खत्म हो जाती है, डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है, इसी को स्प्लिटिंग कहते हैं। आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो कुछ चीजें इसके अंदर हम देखते हैं। क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन से हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है उसकी जो एनर्जी है वो अलग अलग हो जाएगी। देखो मैंने कहा डी ऑर्बिटल है सर, डी ऑर्बिटल में सर क्षेत्रीय विपाटन होगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। ये डिपेंड करता है, पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड। अब नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड कैसा है सर? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन आप किसमें पढ़ रहे हो? आप ऑक्टाहेड्रल हमारे पास क्रिस्टल फील्ड है या हमारे पास टेट्राहेड्रल है? तो देखो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक जो बात समझ में आई है सीएफटी के बारे में, हमें ये समझ में आया कि सर सीएफटी एक्सप्लेन ओनली स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल। एक तो इस चीज को ध्यान में रखना। दूसरे में से सर ये गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। एक इसने ये कहा है कि सर जितने भी हमारे पास मेटल आयन है उन सबको इसने क्या माना है? पॉइंट चार्ज माना है। ये सारी चीज आपको पता होनी है सर। यहाँ मेटल लाइगेंड के बीच में जो बंद हो रहा है वो सर एक्चुअली अराइजेस ड्यू टू मेटल लाइगेंड इंटरेक्शन दैट इज आयनिक इन नेचर। क्रिस्टल फील्ड इसको इसलिए कहा है कि सर ये जो आयन है पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। तो सर एक चीज और ध्यान में रखो, देखो आगे मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल में कैसे होती है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि सर इनके ऑर्बिटल डायग्राम हमें पता होना चाहिए। देखो बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को डी ऑर्बिटल की सब जो शेप्स वगैरह हैं वो आपको थोड़े दिमाग में रहे। अगर हम देखें सर डी ऑर्बिटल के अंदर तो वी आर हैविंग सर हमारे पास dx² - y² है और dz² है। अगर आप इन लोब्स को देखोगे ध्यान से, अगर ऑब्जर्व करोगे तो हमें ये देखने को मिला कि सर dx² - y² और dz² ये जो लोब है इनकी जो पालियां है वो अलोंग द एक्सिस है, यानी अक्ष के समक्ष बन रही है, अक्ष के समक्ष बन रही है। और अगर हम इनको देखें, थोड़ा इसको जूम करूंगा लेकिन पहले आप इसको देखिए, dx² - y² dz²। अगर हम ऑर्बिटल्स को देखें, हमें पता है कि जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल है? हमारे पास dxy पे बनता है, एक dyz पे बनता है, एक dzx पे बनता है। तो अगर हम इनके बारे में अगर बात करें dx² - y² dz², तो आप क्या देख रहे हो सर? दीज आर फॉर्म्ड अलोंग द एक्सिस। ये जो ऑर्बिटल्स है ये कैसे बन रहे हैं? अलोंग द एक्सिस। लेकिन अगर हम dxy dyz और dzx की बात करें तो देखो इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। इफ यू लुक एट द ऑर्बिटल्स ऑफ dxy dyx dxy yz, एक सेकेंड, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, ठीक है ना? तो अगर हम इनको देखें तो वी आर ऑब्जर्विंग दैट दीज लोब्स आर जस्ट फॉर्म्ड इन बिटवीन द एक्सिस। ये सर अक्ष के मध्य बन रहे हैं, ठीक है ना बच्चों? ध्यान में रखना कि अगर हमें सर जो बात निकल कर वो सामने ये आई कि अगर हम इनको बात करें सर dx² - y² और dz², सर दीज आर द लोब्स व्हिच आर फॉर्म्ड अलोंग द एक्सिस। ये एक्स के मध्य बन रहे हैं, इनकी जो पालियां हैं ये इन बिटवीन द एक्सिस है, ठीक है बच्चों?
ये हमारे पास हो गया डी एक्स वाई, ये हो गया हमारे पास डी वाई जेड, और ये हो गया डी जेड एक्स। ठीक है, तो देखो अगर हम ये देखेंगे सर, तीन ऑर्बिटल्स उसके अंदर जो हमारे पास है, these are orbitals which are formed in between the axis and the two orbitals are formed along the axis। नेक्स्ट देख, अब देखिए अस्फलक के संकुलों के अंदर हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन देखते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब मेटल और लाइगेंड, जैसा कि मैंने आप बताया कि सर लाइगेंड जब मेटल पे अटैक करता है, तो जो मेटल के ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल के ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना और समझना, और लाइगेंड के पास, लाइगेंड भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों के मध्य क्या होगा सर? रिपल्शन होगा। बिल्कुल होगा, रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण होगा। यानी कहना क्या चाह रहा हूं सर, मेटल आयन के ऑर्बिटल्स और लिगेंड के ऑर्बिटल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों के मध्य क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो सर विपाटन होगा। देखो ध्यान से सुनना, आपने कहा सर रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो विपाटन होगा। अब एक चीज देखिए कि सर जब लाइगेंड मेटल पे अटैक करता है बीइंग एज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हम एक चीज देखते हैं कि सर रिपल्शन सबसे ज्यादा किन का होगा, कौन से लॉब्स के होगा? डी ऑर्बिटल के वे लोब, या वे ऑर्बिटल्स जो अलोंग द एक्सिस बन रहे हैं, अलोंग द एक्सिस, हिंदी में समझिए वे कक्षक जो कि अक्ष के समाक्ष हैं, अक्ष के समाक्ष है, वह ज्यादा प्रतिकर्षित महसूस करेंगे। तो अगर हम इसको देखें, यहां देखिए हमारे पास डी ऑर्बिटल्स है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना और समझना, तो सर ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं जो कि अलोंग द एक्सिस बन रहे हैं, बिल्कुल अलोंग द एक्सिस, तो लिगेंड जब आता है सीएफटी के अंदर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम जब पढ़ते हैं, तो सर ये ऑर्बिटल बाकी इन तीन ऑर्बिटल्स की तुलना में, देखो बच्चों ध्यान से सुनना और समझना कि सर ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं, ये इन तीन ऑर्बिटल्स के अपेक्षा ज्यादा रिपल्शन महसूस करेंगे। बिल्कुल ज्यादा रिपल्शन महसूस करेंगे और ज्यादा प्रतिकर्षित महसूस करेंगे। तो ज्यादा प्रतिकर्षित महसूस करेंगे तो जो इनकी एवरेज एनर्जी है डी ऑर्बिटल की स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, देखो इसको बेरी सेंटर कहते हैं। द एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड इज नोन एज अ बेरी सेंटर, है ना, मीन वैल्यू। हमने ये नोट किया सर, अलोंग द एक्सिस जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनकी जो एनर्जी, एवरेज एनर्जी सर, दैट इज इंक्रीज्ड भाई, उनकी इंक्रीज होगी जो एवरेज एनर्जी है सर, कितनी? 3/5। और जो कम प्रतिकर्षित महसूस कर रहे हैं उनकी एवरेज एनर्जी से क्या हो रहा है सर? डिक्रीज हो रही है। देखो ये एवरेज एनर्जी, ये हमारे पास 3/5, तो ये देखते हैं सर प्लस 0.6, और ये है हमारे पास प्लस -0.4 डेल्टा ओ। अब देखो डेल्टा ओ क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, पहले तो डायग्राम आप बना लीजिए, और जो मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। ऐसा क्यों होता है सर? लाइगेंड मेटल के साथ उसके इलेक्ट्रॉन सर आपस में रिपल्शन करेंगे, रिपल्शन dx² - dz² जो कि अलोंग द एक्सिस बन रहे हैं वो ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस करेंगे सर। इससे डी ऑर्बिटल की जो समभ्रंशता है, यानी उसकी डीजेनरेसी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, समभ्रंशता खत्म हो जाएगी। इस डी ऑर्बिटल का विपाटन हो जाएगा। विपाटन हमारे पास dx² - y² dz² में होगा। एक होगा dxyz yz zx, इसको अपन बोलते हैं eg। eg हमारे पास कक्षक को, इसको बोलेंगे हम T2g। eg का मतलब हो गया टू फोल्ड डीजेनरेसी, टू फोल्ड डीजेनरेसी। यहां हमारे पास आ गई 3 फोल्ड डीजेनरेसी। अब देखो कुछ चीजें और समझिए, देखें यहाँ पे कि सर देखो पहले ये चीज समझ में आई कि सर एवरेज एनर्जी सर इनकी एनर्जी होगी। यहाँ पे हमने ये लिखा है डेल्टा ओ, या जो सब स्क्रिप्ट ओ दिखाई दे रहा है ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को। ये डेल्टा ओ हमें बताता है कि द सबस्क्रिप्ट द एनर्जी सेपरेशन को बताता है। डेल्टा ओ इज एक्चुअली डिनोट्स एनर्जी सेपरेशन। तो देखो एक 3/5 का मतलब ये होगा डेल्टा ओ, जैसे हम 3/5 कहें तो 3/5 यानी जो तीन ऑर्बिटल्स है इनसे इनकी ऊर्जा 5 ऑर्बिटल्स के अंदर, और 3/5 यानी सर इन तीन ऑर्बिटल जो नीचे गए हैं उनसे फिर इनकी एनर्जी क्या हुई? ज्यादा हायर हुई। और हम इसको देखें 2/5 सर, ये 2 ऊपर चले गए इसलिए इसकी एनर्जी क्या रही? नीचे रही है हमारे पास। तो देखो बच्चों आगे देखो, आगे ये शायद डीजेनरेसी आपको समझ आएगी। डीजेनरेसी खत्म हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। 2 ऑर्बिटल जो ऊपर है उनको हमने इजी कहा, 3 ऑर्बिटल जो हमारे पास नीचे रहे सर एवरेज एनर्जी से, उनको हमने कहा 3 फोल्ड डीजेनरेसी। आगे देखिए आगे। अब देखो कुछ थ्योरेटिकल चीजें, वो देखो वापस आप नोट डाउन करते रहिए पेन कॉपी लेके। एज द लाइगेंड अप्रोचेस द मेटल आयन देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन द लाइगेंड एंड द मेटल आयन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सर मेटल और लिगेंड दोनों के जो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों में रिपल्शन हुआ। डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन स्फेरिकल सिमेट्रिकल ग्राउंड, द मीन वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ दिस परटर्ब्ड डी ऑर्बिटल इज टेकन एज 0। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मीन एनर्जी उसको क्या कहते हैं? वेरी सेंटर। As a result of repulsion between the ligand of the dx² - dz²,
ऑर्बिटल्स आर ग्रेटर देन द रिपल्शन बिटवीन द लाइगेंड्स एंड रिमेनिंग 3d ऑर्बिटल्स। हमें पता है कि सर 1 2 3 4 5, एक हमारे पास जो ऊपर गया उसको कहा इजी, उसके अंदर हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स है, नीचे हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, उसको हमने नाम दिया T2g। ये ऊपर इसलिए गया क्योंकि सर ये अलोंग द एक्सिस बनते हैं, तो एवरेज एनर्जी से सर इनकी एनर्जी बढ़ गई। अब देखो नेक्स्ट देखिए, splitting of a degenerate levels due to the presence of a ligand in a definite geometry is known as a crystal field splitting। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि सर प्रेजेंस ऑफ अ ligand के बाद उसके डेफिनेट ज्योमेट्री, इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री के साथ जो आता है हमारे पास ligand अटैक करने के लिए, उसके साथ जो कि d ऑर्बिटल्स का विपाटन होता है उसी को अपन कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आएगी, बरी सेंटर क्या होता है ये समझ में आएगा, ऊपर कौन जा रहा है T2g EG दोनों के अंदर बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी आपको पल्ले पड़ा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन, डी ऑर्बिटल स्प्लिट्स इन 2 सेट्स, जैसा कि अभी आपको पता है विपाटन के फलस्वरूप, नोट डाउन करते रहिए, विपाटन के फलस्वरूप डी कक्षक 2 भागों में टूट जाता है, T2g 3-fold EG। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसी वैल्यू को अपन बोलते हैं CFCE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। अब देखो एक चीज निकल कर आई है हमारे पास, डेल्टा O, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, डेल्टा O जिसको अपन ने नाम दिया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब ये किस पे डिपेंड करेगी सर, ये डेल्टा O की वैल्यू डिपेंड करेगी लिगैंड पे। अब लिगैंड पे बात हो रही है सर, यहीं से हमारे पास एक कंसेप्ट निकल कर आया, वीक लिगैंड और स्ट्रॉन्ग लिगैंड। वीक लिगैंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं, फिर भी हमारे पास एक इनको अरेंज करने की एक सीरीज होती है कि हम क्या करते हैं, I-1 हमने इसको क्या किया, बढ़ते हुए उनकी स्प्लिटिंग के आधार पे कि सर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, ध्यान से सुनना, वो उतना ज्यादा उसका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन उतना ही अधिक होगा। कहने का मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो कि सर जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा वो सर स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, जो वीक लिगैंड होगा सर स्प्लिटिंग कम होगी। तो इसी के आधार पे हमने अगर एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो हमने इन सभी लिगेंड्स को अरेंज किया, जिसके अंदर I-Br-SN ये हमारे पास वीक लिगेंड है, और हमारे पास जो EN-CN-CO ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन अधिक होता है। अब देखो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैलकुलेशन ऑफ CFC की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये वैल्यू भी पता होना चाहिए। कई बार एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होते हैं, तो देखो सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये को बढ़ते हुए क्रम के अंदर लिखा जाएगा, यानी लिगेंड को उनके बढ़ते हुए प्रबलता के आधार पर लिखा जाए तो उसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। The ligands are arranged in the order of their CFC value and delta O value is known as spectrochemical series। अगर सर लिगेंड को उनकी बढ़ती हुई डेल्टा O के क्रम में लिखा जाए तो उसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ CFC वैल्यू। ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसको मैं थोड़ा वो जूम कर देता हूं, आप अच्छी तरह से देख पाए। यहां इस डायग्राम को देखिए, मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। देखो CFC की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये होता है -0.4x प्लस 0.6y, और ये है ही हमारे पास डेल्टा O इज सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट्स स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब x और y है वो हमारे पास इन ऑर्बिटल्स के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे x के अंदर अगर हम बात करें 0.4x, यानी इसके अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे। y हमारे पास यहाँ होगा सर, इसके अंदर इस EG के अंदर कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ रहे हो बच्चों? तो देखो बच्चों इसको पूरे डायग्राम को नोट कर लेना। हमारे पास स्प्लिटिंग वगैरह का तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, स्ट्रॉन्गर लिगेंड और वीक लिगेंड का भी कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो जो सर विपाटन अधिक करते हैं, विपाटन अधिक। वीक लिगेंड हमने किसको कहा सर, जो क्रिस्टल क्षेत्र D का विपाटन कम करते हैं, विपाटन यानी स्प्लिटिंग कम करते हैं, ये ज्यादा करते हैं। जो विपाटन ज्यादा करते हैं उनको स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं, जो कम करते हैं उन्हें वीक लिगेंड कहते हैं। या हम ये कहेंगे सर लार्जर डेल्टा O की वैल्यू तो सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्मॉलर डेल्टा O की वैल्यू सर वीक लिगेंड। तो देखो एक बच्चों ध्यान से सुनो, CFC की वैल्यू काउंट करना सीखिए। जैसे मैं यहाँ पे कोई ऑर्बिटल ले लेता हूं D5 करके, तो देखो बच्चों सुनना और समझना, यहां से हमारा एक नया कंसेप्ट चालू होएगा, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा कंसेप्ट है। देखो D5 में लिखता हूं 1 2 3 4 और 5। अब मैंने कहा कि सर इसमें फिलिंग कैसे होगी। देखो फिलिंग जो होती है वो हमारे पास वही ऑर्बिटल्स फिलअप करने के जो रूल्स हैं वो लगते हैं, जैसे हुंड्स रूल के अनुसार लगती है। तो हमारे पास सबसे पहले 1 2 3, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां डालें सर, तो देखो यहीं से हमारे पास एक नया कंसेप्ट चालू होगा। देखो ध्यान से सुनो, अगर हम D5 की वैल्यू बात करें 3 इलेक्ट्रॉन बनने के अंदर, देखो हमें पता है कि एनर्जी सबसे ऑर्बिटल्स, देखो ओपो प्रिंसिपल ये कहता है सर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स एंड अकॉर्डिंग विद देयर
इंक्रीजिंग एनर्जी, तो सबसे पहले एनर्जी इसकी कम है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स यहां भरेंगे। अब देखो 3 तो भर दिए, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से सुनो बच्चों, फोर्थ इलेक्ट्रॉन सर किस में डालें, या ऊपर ईजी में ले जाएं या इस T2G के अंदर पेयरिंग करें। तो देखो इसी चीज को समझाने के लिए मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताता हूं कि सर फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस में आएगा। देखो अभी तक हमने 2 चीज देखी है, एक T2G और EG। T2G हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट है, EG हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट है। तो देखो बच्चों इनको हम देखो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो देखो अब ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, T2G में जाएगा कि या EG में पेयर्ड होगा, सॉरी ये T2G में पेयर्ड होगा या EG में जाएगा, इसको समझाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूं। देखिए यहां पे देखिए हमारे पास 5 में 3 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, सारा केस हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन का पर फोकस करते हैं कि सर फोर्थ इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वो डिपेंड करता है हमारे पास 2 वैल्यूज पे। देखो ध्यान से सुनो कि सर डेल्टा O या P पे, P क्या है हमारे पास पेयरिंग एनर्जी है। तो पेयरिंग एनर्जी यानी सर पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, पहले तो ये समझिए, युग्मन ऊर्जा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, देखो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में नोट्स बनाते रहना, युग्मन ऊर्जा। सर युग्मन ऊर्जा किसे कहते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज नोन एज अ पेयरिंग एनर्जी। सर किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को युग्मन करने के लिए प्रदान की गई ऊर्जा क्या कहेंगे, युग्मन ऊर्जा। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को युग्मन यानी पेयरिंग होने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसको कहेंगे हम आवश्यक, प्रदान नहीं, आवश्यक ऊर्जा को अपन क्या कहेंगे, युग्मन ऊर्जा। अब देखो इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इस बात पे डिपेंड करता है कि सर हम ये जाएगा तो इसको जो चीज ज्यादा लगेगी तो ये उस चीज को फॉलो करेगा। तो देखो जैसे हमारे पास अगर ये यहां जाए कि यहां जाए, ये डिपेंड करता है इन दोनों चीजों पर, दोनों फैक्टर्स के ऊपर। तो देखो बच्चों थोड़ा गौर करना, मैं थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूं। अब देखो पहला केस है, देखो फर्स्ट केस देखिए कि सर अगर डेल्टा O, या हम ये कहें कि सर पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, ऑब्वियसली डेल्टा A, सर पेयरिंग एनर्जी के लिए हमारे पास ऊर्जा की आवश्यक मात्रा ज्यादा होगी। यहां देखिए बच्चों, यानी युग्मन ऊर्जा, देखो बच्चों ध्यान से सुनना और समझ जाना, बड़ा इजी है। सर युग्मन ऊर्जा ज्यादा है, यानी सर इस पेयरिंग करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो भाई ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि भाई इसमें तो बहुत ज्यादा है, जहां कम होगा वहां जाएगा, तो इसका मतलब ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, EG के अंदर। मेरी बात समझ आ रही है कि सर फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, क्योंकि युग्मन ऊर्जा तो बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास सर T2G3 और EG के अंदर फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा कहां जाएगा, EG के अंदर। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। तो दूसरा केस देखते हैं इसका। दूसरा केस के अंदर अगर हम ये देखें, देखो मैंने पहला केस यहां लिखा है A, ध्यान से सुनना और समझना बड़ा आसान है, दोनों चीज इसके डेल्टा और युग्मन ऊर्जा पर आधारित है। अगर सपोज करो डेल्टा O ज्यादा है, हमारे पास पेयरिंग एनर्जी कम है, यानी युग्मन करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा है वो बहुत कम है, ऑब्वियसली क्या करेगा, ये युग्मन ऊर्जा की तरफ जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए 2 दुकानदार हैं, जो सस्ता देगा उधर जाएगा ये। अगर सपोज करो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो ये इधर क्यों जाएगा, तो डेल्टा O की तरफ जाएगा, यानी फोर्थ, यानी कहां चला जाएगा, सीधा ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा। अगर यहां देखें इस दुकानदार में, देखो अगर हम इस 2 दुकानों के हिसाब से सब चर्चा करें कि सर ये हमारे पास डेल्टा O बहुत ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो पेयरिंग एनर्जी कम है तो युग्मन ऊर्जा तो सर युग्मन होना चाहेगा नहीं, यानी यहाँ पर जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है सर वो कहां जाएगा, सर T2G के अंदर पेयर हो जाएगा। ये लो हमारे पास T2G, ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, EG विल रिमेन 0। तो देखो मेरे हिसाब से बात समझ आई होगी, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो सर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन अ हायर एनर्जी, सर EG के अंदर चला जाएगा यहाँ। और अगर डेल्टा O ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो सर ये पेयरिंग एनर्जी कम होने पर सर क्या करेगा, T2G के अंदर पेयर हो जाएगा, ये युग्मन हो जाएगा। यहीं से हमारा एक कंसेप्ट हमें समझ आ जाएगा बड़ा आसानी से। देखो बच्चों ध्यान से थोड़ा सा गौर करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कई बार हमें बहुत सारी चीजें पता होती है लेकिन हम उसको समझा कितना पाते हैं बच्चों को, ये बड़ा मैटर करता है। सर डेल्टा O किसकी ज्यादा होती है, अरे सर ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की होती है। देखो ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की क्या होती है सर, डेल्टा O वैल्यू ज्यादा होती है। वीक जो लिगेंड है, देखो ध्यान से सुनना, वीक लिगेंड उनकी डेल्टा O की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इनकी डेल्टा O की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना और तो देखो जहां डेल्टा O, तो इसका मतलब सर जहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगी डेल्टा O होगी, यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा सर, पेयर करेगा, युग्मन करेगा। इसका मतलब ये है कि सर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनको अपन क्या कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बोर्ड पे देखो आप, सर स्क्रीन पे देखो। और वीक लिगेंड होंगे सर, उनका डेल्टा O क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो सर जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, EG के अंदर जाएगा। EG के अंदर जाएगा तो सर वहां क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स।
हाई उच्च चक्रणीय संकुल। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, बहुत एक शॉर्ट तरीके से बताएं कि देखो ये जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी डेल्टा ओ और पी, अगर युग्मन ऊर्जा की ज्यादा है तो सर ये कहां जाना है, युग्मन ऊर्जा पी की ज्यादा है, डेल्टा ओ यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है हमारे ईजी के अंदर, और ईजी के अंदर जा रहा है तो हमारे पास जो बनेगी सर वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, उच्च चक्रणीय कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा तो उसके अंदर डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयर करेगा और उसमें बनेगा हमारे पास लो स्पिन यानी निम्न चक्रण संकुल। तो देखो बच्चों ये बात समझ में आई होगी, इन दोनों को नोट डाउन कर लेना ए और बी करके कॉपी के अंदर। डेल्टा युग्मन ऊर्जा ज्यादा होती है, युग्मन ऊर्जा सोचो युग्मन ऊर्जा, तो सर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, डेल्टा ए की वैल्यू कम है ये इधर जाना चाहेगा। और अगर तो डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है सर, वो कब होता है जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, यानी एक चीज तो समझ में आ गई सर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होगा तो हमारे T2G के अंदर क्या होगी पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड जैसे मैंने दे दिया कार्बोनिल दे दिया, तो कार्बोनिल होगा तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो सर ऊपर नहीं जाएगा या पेयरिंग करेगा पहले, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं CFC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट पे। देखिए बच्चों यहाँ CFC की वैल्यू फाइंड आउट करें अगर हम, तो एक चीज नोट डाउन करना और समझने का। देखो बच्चों CFC की जो वैल्यू है, देखो मैंने x और y दिए हैं। x और y हमने बताया कि भाई इसके एसआर ईजी के एवरेज एनर्जी से प्लस 0.6y ये एनर्जी सेट ऊपर चला जाता है, ये हमारे पास एवरेज एनर्जी से माइनस 0.4 नीचे चला जाता है। देखो बच्चों कि x और y क्या कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो अगर हम बात करें CFC की वैल्यू जैसे D1 है, अगर हमारे पास D1 है D2 है, यहां तक हमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा, क्योंकि D1 D2 कहां जाएंगे सोचोगा सर। D1 D2 हमारे पास डिपेंड ही नहीं करता कि सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना, क्योंकि चौथा जब इलेक्ट्रॉन आता है तभी हमें पता चलता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का इफेक्ट है। या अगर जैसे 1 की बात करें तो 1 कहां आएगा सर, यही आएगा। तो देखो ये x में आ रहा है तो हम यहाँ वैल्यू पुटअप करें इसकी 0.41, हमारे पास कितना हो गया 1, 0.6। y में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, देखो y कहां है, यही तो है, अरे ये ईजी वाला ही तो है y, ये हमारे पास क्या है T2G है, तो y में तो है ही नहीं हमारे पास, इट्स 0। तो सर ये डेल्टा ओ हो गया। अब आप खुद फाइंड आउट करो सर निकल के क्या आएगा सर, ये तो वैल्यू निकल के आई हमारे पास माइनस 0.4 ही आई, यही तो आया डेल्टा ओ। अगर मैं यही बात करूं सर 2 के लिए, तो 2 के लिए क्या करोगे आप, यहाँ 2 लिख दोगे, 2 भी आएगा तो यही तो आएगा। तो हमारे पास जो ये D1 के लिए हो गई, D2 के लिए वैल्यू कितनी आई माइनस 0.8। अगर मैं कहूं 3, देखो मैंने कहा यहां इस टेबल को नोट डाउन कीजिए, 3 तक वी वॉन्ट सी एनी काइंड ऑफ चेंजेस, क्योंकि ईजी के अंदर इलेक्ट्रॉन आता ही नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात बच्चों। तो देखो अगर मैं D3 करूं तो सर आप आराम से निकालो सर, 4 के पहाड़े को याद कर लो सर, 3 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज इन D3 तक हमें देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक लाइगेंड, तो हमारे पास आएगा 1.2 डेल्टा ओ। तो ये भी सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब हमारे पास, देखो जो ध्यान में देने वाली चीज है वो यही है बच्चों, ध्यान से सुनना, ये D4 D5 D6 और D7 तक यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो डिपेंड करती है कि हमारा सर लाइगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है वीक लाइगेंड फील्ड है। देखो बच्चों मैं इसको मिटा देता हूं और समझने का प्रयास करना। अब जैसे बात करते हैं हमारे पास D4 की, अब डिपेंड करता है सर हमारा लाइगेंड फील्ड कैसा है। जैसे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड फील्ड है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड फील्ड है, सोचो क्या होगा सर, डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी और पेयरिंग एनर्जी कम होगी। पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो सर ये तो पेयर होगा, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया। तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहा है, हमारे यहां जा रहा है। तो एक चीज सोचो आपने सर गया कहां, ये तो इसी के अंदर गया T2G के अंदर ही, ये हमारे पास ईजी तो अभी भी खाली पड़ा है, बिल्कुल आप देखो इसकी फाइंड आउट करो। 0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 4 है, ये हमारे पास 0.6 इंटू 0 है, तो सर निकल कितना आया माइनस 1.6, बिल्कुल। तो देखो 6, अब अगर यही चीज अगर हम देखो, ये हमने किसके लिए बात की सर, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। हालांकि मैं एक ट्रिक बता दूंगा और आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, सारा कुछ याद हो जाएगा, बिना सॉल्व करे हुए निकाल लोगे आप। अगर ये बात जो हमने की ये सारी की स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अगर सर यही अगर हमारे पास वीक लिगेंड होता, वीक लिगेंड यानी डेल्टा ओ की वैल्यू कम और पेयरिंग एनर्जी क्या होगी ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गई तो ये तो फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि पेयर करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो ये इसको मिटाओ यहां से, ये सारा मिट गया, एक मिनट रुको, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन। अब देखो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, तो ये कहां चला गया ईजी के अंदर, समझ में आ रही है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां गया, देखो मेरे पॉइंटर को नोट डाउन करो। तो सर अब हमारे पास ये हो गया T2G3 EG, EG में 1, यानी EG के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो गया सर, ये फार्मूला लगाओ, माइनस 0.4 इंटू ये कितना हो गया 3, ये हमारे पास 0.6 इंटू 1, तो हमारे पास सॉर्ट आउट होके निकल के कितना आता है
0.06 ये रहा। तो देखो बच्चों, मेरे हिसाब से मैंने सॉल्व करना आप लोगों को बता दिया। और वैसे आप आराम से कर सकते हो। देखो मैं ट्रिक जो बताता हूँ उसको ध्यान से फॉलो करो। पहले ये फार्मूला समझ में आया कि आपको कैसे निकालते हैं। आप लोग तो 4 का पहाड़ा चित्र याद कर लो, 6 तक आपको कोई चेंज करना ही नहीं है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो कैसे, देखो 4 4 दुनिया 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20 तो 2.0 लिख देना। तो देखो 6 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो यहां हमारे पास साथ में हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना होता है, 2.8 होता है। तो उसकी जगह लिख देना आप 1.8, बस इतना सा ध्यान में रखना। अगर ये समझ में आ गया तो आपको सीएफसी की वैल्यू सीधा पता चल गई। अब सर वीक लिगेंड कैसे याद करेंगे? अरे कुछ नहीं है, आपने यहां तक लिख दिया। इनके आगे जो पहली वाली जो डिजिट है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 2 है, ये 1 है, इन सबको हटा दो तो ये वीक लिगेंड का सीएफसी वैल्यू आ जाएगी। देखो हटा के देखो, 1 हटाया तो क्या बना, 0.6 ही बना। 2 को हटा दिया तो 0.0 हो गया। यहाँ 2 हटा दिया तो कितना हो गया, 0.4। यहाँ 1 हटा दिया, यानी डेसिमल से जो पहली वाली वैल्यू है उसको हटा दो। ये मैं एक याद करने की और फटाफट करने की ट्रिक बता रहा हूं आपको। बाकी तो आप इस फार्मूले से सॉर्ट आउट करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो D8 के बाद 0.8 के बाद हमारे पास यहां से क्या आ रहा था, 1.2 1.2। D8 D9 और 10 तक देखो बच्चों ध्यान से सुनना, D1 D2 D3, ठीक है। दूसरा है हमारे पास D8 D9 और D10। इनके अगर हमारे पास ये कक्षा के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो ये डिपेंड नहीं करता हमारे पास स्ट्रॉन्ग लाइगेंड फील्ड है, वीक लाइगेंड फील्ड है, हम आराम से निकाल सकते हैं। कोई वैल्यू कोई डिपेंड नहीं करता हमारे वीक लाइगेंड है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, ये देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास D4 देखो D5 D6 है तो हमें देखने की जरूरत है कि सर बात किसकी हो रही है, कि सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड है। तो मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को, आप वैल्यूज पुटअप करो, निकाल सकते हो। मैंने आप लोगों का है कि सर 4 का मल्टीप्लीकेशन देख लो, 4 की टेबल याद कर लो, 6 तक का तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए है। 0.4 0.2 0.1 1.2 1.6 2.0 2.4। अब साथ में आपको 28 होता है 2. तो उसकी जगह 1.8 लिख दो। अब यहाँ पे D4 के बाद जो वीक लिगेंड है उसमें जो डेसिमल से पहले वाले डिजिट हटा दो, हमारे पास आ जाएगा। ये याद कर लेना आप। ये लो, हम सीएफसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी की तरह वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, 32 मिनट का हो चुका है। इसको देखो और नोट्स बनाओ, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और इसको और बेहतर तरीके से करेंगे। तब तक धन्यवाद।